हेलो। नहीं नहीं बेटा, आज आज कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। आज कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। चलिए। वेल सो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अगर कोई आफ्टरनून में और इवनिंग में देखेगा तो। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज का चार्ट रिवीजन। आई होप आप चार्ट पढ़ रहे होगे, साथ साथ में क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस भी देख रहे होगे। वो जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के सेशन का। सबसे पहले 2 मिनट में मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ चार्ट जो हमने सप्लाई का देखा था, और उसके बाद में ओके, यहाँ पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा। चलिए, यहाँ पे सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, और सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं कि सप्लाई के कॉन्सेप्ट में यहाँ जहां तक देखा जाए, व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड। सप्लाई इंक्लूड्स यहाँ पे कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, ये सारी बातें तो ये आपको पता है। पहली बात, एक थॉट दिमाग में क्लियर रखना कि फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है, और कि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तो जीएसटी आएगा। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे चार ही ऐसी एक्टिविटीज है जहां फ्री एक्टिविटी होती है तो जीएसटी आता है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन। आईटीसी नहीं लिया होगा और फ्री दिया होगा तो फिर कोई सप्लाई नहीं, पर आईटीसी लेके फ्री दिया होगा तो वो सिचुएशन में सप्लाई होगा। रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई, ये गिफ्ट वाले पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा इनफ फिनेंशियल ईयर गिफ्ट दिया तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। ओके, फिर स्टॉक ट्रांसफर किया रिलेटेड को या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट अपना इनवॉइस इशू कर रहा है, या एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया और वो केस में एजेंट अपना इनवॉइस इशू कर रहा है, तो सप्लाई माना जाएगा। स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैं आपको सच में बता दूं कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगी तो ही जीएसटी आता है, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। मतलब जो सर्विस आपने इंपोर्ट की है उसके लिए आप पे कर रहे हो तो ही जीएसटी आता है। लेकिन ओके, अगर इन शॉर्ट सेकंड पॉइंट ये आना चाहिए कि फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है। फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है। ओके, वो उस ओके अगर आप कंसिडरेशन नहीं देते हो, लेकिन अगर वो आपने रिलेटेड से लिया या अपने ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिया और बिजनेस के लिए लिया तो फिर जीएसटी आ सकता है, उसे सप्लाई बोला जाएगा। नाउ सेक्शन 7(2) में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ। स्टोरी बड़ी अच्छी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, इससे आपको सारे पैराज याद आ जाएंगे। मतलब सर्विस बाय प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और इस बार इसके ऊपर अच्छा क्लैरिफिकेशन भी है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, परक्विजिट्स। ओके, एक क्लैरिफिकेशन जो है, परक्विजिट्स यहाँ पे और मैं आपको कहूंगा कि इवन दो मैं चार्ट रिवीजन ले रहा हूं, पर अमेंडमेंट्स जरूर देखना, क्योंकि चार्ट रिवीजन में समरी में डिस्कशन होगा, एक दो लाइन में डिस्कशन होगा, लेकिन अमेंडमेंट्स आपको देखना है। ये मत सोचना कि मैंने चार्ट रिवीजन ले लिया इसका मतलब ये मेरे हमारी अमेंडमेंट्स कवर हो गई, नहीं। अमेंडमेंट्स पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उसको मैंने ड्रिल किया है, हर कॉन्सेप्ट अलग अलग एंगल से पढ़ाया हुआ है, इसलिए कैसा भी करना है टाइम निकालना, लेकिन अमेंडमेंट्स देख लेना, नहीं तो फिर आपका घाटा इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि समरी रिवीजन में मैं अमेंडमेंट्स डिटेल में नहीं करवा सकता हूं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया में अमेंडमेंट है या यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, पर डिटेल डिस्कशन अमेंडमेंट में ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि
एक क्लैरिफिकेशन ही आया है ओके इस बार की परक्विजिट्स जो है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए तो उसका क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए, परक्विजिट्स में उसको फ्री गुड्स दिया, फ्री सर्विसेज दिया, वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एज पर शेड्यूल 3 पैरा 1 इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो परक्विजिट्स, ध्यान से सुनो, अगर वो परक्विजिट नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होगा, वो परक्विजिट्स जो दिए गए यहाँ पे, या हमने लिया कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, वो परक्विजिट्स एज अ गिफ्ट दिए गए, तो 50,000 के ऊपर अगर वो अमाउंट होगी, 50,000 के ऊपर वो अमाउंट होगी, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, अगर वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, इंडिया के सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज यहाँ पे नॉट सप्लाई बोली जाएगी। एमपी एमएलए की सिफारिश ली, यानी एमपी एमएलए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नमेंट बॉडी पे अगर कोई अपॉइंट किया गया और उसको पैसा मिल रहा है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमेटोरियम, ओके, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ये कोर्ट का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते, तो रिजल्ट आने के पहले चल बसे, तो रिजल्ट आने के पहले चल बसे, तो उसमें सर्विसेज, फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी सर्विसेज, उसके बाद में सेल ऑफ लैंड, ओके, सेल ऑफ लैंड, देखो लैंड का सेल पे जीएसटी नहीं है, या बिल्डिंग के सेल पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर लैंड आप लीज पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी है, या कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर जीएसटी है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है पैरा 6, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दो, शेड्यूल 3 में टोटल 8 एंट्रीज है, पर इसमें से ओके आप यहाँ पे इंटर लेवल पे 6 अप्लीकेबल है और फाइनल लेवल पे टोटल 8 एंट्रीज अप्लीकेबल है, यानी एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8 अगर आपके ओके अगर आपके यहाँ चार्ट में होगी और आप फाइनल लेवल पे होगे तो हमने डिस्कस कर लिया है, और अगर आप इंटर लेवल पे है, कभी कभी ओके ये जो रिवीजन वीडियोस है दोनों लेवल के स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अगर आप इंटर लेवल पे होगे तो आपको एंट्री नंबर 7 और 8 नहीं पढ़ना है। ओके चलिए, ये हमने डिस्कशन देखा। अब एक जो आपको एक बात बता दो, अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस जो है, सिर्फ अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसे सप्लाई नहीं माना गया है, और दूसरा आर्टिकल 243W और 243G की सर्विस होगी तो उसे सप्लाई नहीं माना जाए। ओके, अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस छोड़ के बाकी अदर लाइसेंस हो गए, ओके, क्यों ना गवर्नमेंट दे रही होगी तो उसके ऊपर जीएसटी है। और ये अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है, मतलब क्या, यानी ओके अभी जो अमेंडमेंट आई बाय फाइनेंस एक्ट, उसने ये कहा कि ये जो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस है, ओके, ये इसके ऊपर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से नहीं लगेगा, ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, फिर हमने शेड्यूल 2 देखा। शेड्यूल 2 में टोटल 6 पैरास देखे। ओके, अगर पैरा नंबर 7 गलती से आपके चार्ट में होगा, क्योंकि अगर पुराना चार्ट होगा और पैरा नंबर 7 होगा तो वो रिमूव कर देना, इट इज कंप्लीटली रिमूव, क्योंकि 71AA आने के बाद, आई रिपीट 71AA आने के बाद ओके आपको ये पैरा 7 रिमूव करना है, वो डिस्कस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप 71AA स्पेसिफिक आ गया कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल कोई भी अपने ही मेंबर को सर्विस देता है फॉर कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा, और यहां पे जहां तक देखा जाए वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, इसलिए तो आपको अप्लीकेबल टोटल 6 पैराज ही रहेंगे। चलो, ये तो देखा आपने। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पे यस कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। चलिए, अब आते हैं कुछ क्लैरिफिकेशंस पे। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशंस पे आते हैं। यहां पे फटाफट मेरे साथ क्लैरिफिकेशन देख लो। आर यू रेडी? यस और नो? तो देखो, थोड़ी ये डायग्राम से मैं समझाना चाहूंगा। ये डायग्राम में क्या हुआ कि जैसे यहां पे कोई कन्वेंस है और कन्वेंस गुड्स को लेके जा रहा है। ओके, समझ लो ये कन्वेंस है और कन्वेंस गुड्स को लेके जा रहा है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच इन अनदर स्टेट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में लेके जा रहा है। तो ये तो क्लियर था कि वो कन्वेंस में जो गुड्स जा रहे हैं, ओके, वो कन्वेंस के अंदर जो गुड्स जा रहे हैं उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन ये हुआ था कि वो कन्वेंस भी गुड्स है, क्योंकि वो भी मूवेबल है। अब समझ लो वो ट्रक है और वो ट्रक जो है ओके एक
प्रीमाइसेस से दूसरे प्रीमाइसेस में जा रहा है। जैसे टाटा के अपने खुद के ट्रक्स है, या कोई कंपनी है कि खुद के ट्रक्स है और वो ट्रक अपनी ही ब्रांच को वेयर हाउस में भेज रही है। तो कुछ ऑफिसर ने क्या कहा, कुछ ऑफिसर ने कहा कि देख भाई ओके वो गुड्स, ट्रक भी मूवेबल है, ट्रक मूवेबल है मतलब वो भी गुड्स में आता है। तो वो अगर गुड्स में आता है तो शेड्यूल 1 का पैरा 2 लगता है, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स ओके बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये ट्रक पे भी जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री परेशान होगी। इंडस्ट्री ने कहा ट्रक पे जीएसटी आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है ट्रक पे जीएसटी आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ट्रक यहाँ से यहाँ गया जीएसटी आ गया, फिर वहां से वापस आया जीएसटी आ गया, क्या हम जीएसटी खेलेंगे क्या? ओके, तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए कन्वेंस जो गुड्स को लेके जा रहा है, कन्वेंस में जीएसटी नहीं आना चाहिए। ओके, इवन दो इट्स मूवेबल, पर ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो फिर यहां पे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है, और सीबीआईसी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि अगर आपका वो कन्वेंस होगा, ओके मे बी ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, इवन दो वो कन्वेंस मूवेबल है, लेकिन कन्वेंस जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जाएगा तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो कोई यहाँ पे इन द नेचर ऑफ गुड्स नहीं, दे आर कैरिंग द गुड्स, इसलिए कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आपका कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है, ओके बहुत से बड़े बड़े कंपनी के रिपेयर हब होते हैं, जैसे इंडिगो का एयरक्राफ्ट का खुद का रिपेयर हब है। ओके, तो अगर आपका कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है अदर स्टेट में, तो वो केस में भी कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन ओके, जो आपकी ब्रांच रिपेयर सर्विस देगी, जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, और आपकी ब्रांच जो रिपेयर सर्विस देगी, उस रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा, लेकिन कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। मतलब क्या? एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। कन्वेंस गुड्स लेके जा रहा है, पैसेंजर लेके जा रहा है, जीएसटी नहीं। कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है, कन्वेंस पे जीएसटी नहीं, लेकिन जो रिपेयर सर्विस प्रोवाइड होगी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नाउ थर्ड उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर कन्वेंस ही आपका फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे अशोक लेलैंड ट्रक बना रहा है, बसेस बना रहा है, टाटा मोटर्स ट्रक और बसेस बना रहा है, और वो कन्वेंस ही आपका फिनिश गुड्स है, मतलब वो दे आर नॉट अ मोड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, वो इटसेल्फ इज अ फिनिश गुड्स, और वो आपके अदर स्टेट में जा रहा है, डिपो में जा रहा है, फॉर सेल, फॉर फर्दर सप्लाई के लिए जा रहा होगा, तो फिर जीएसटी आएगा। क्योंकि नाउ दे आर नॉट कन्वेंस, दे आर फिनिश गुड्स एंड दे आर गोइंग फॉर फर्दर सप्लाई, फर्दर सेल, तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों क्लैरिफाई किया है। ओके, कन्वेंस कैरिंग गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, कन्वेंस फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ओके ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, पर रिपेयर पे जीएसटी आएगा, और कन्वेंस मूव फॉर फर्दर सप्लाई तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझा क्या? समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप करो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, वेदर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल अदर व्हील लाइक क्रेन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज लेबल टू जीएसटी। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो बेटा, बहुत सी बार क्या होता है कि यहाँ पे आपके कन्वेंस के साथ अटैच मशीन जाती है, ड्रिलिंग मशीन है, क्रेन है, ओके रिग्स है, टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, जो आपके कन्वेंस के साथ जाती है। तो सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि यस अप्लाई द सेम प्रिंसिपल, मतलब वो अगर जो हमने कन्वेंस को प्रिंसिपल लगाया, उसके अटैच जो रिग्स हो गए, टूल्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, क्रेन होगी, सेम प्रिंसिपल उसको लगा। मतलब क्या? मतलब अगर वो क्रेन जो है, अब कन्वेंस को मत देखो, क्रेन जो जा रही है उसके साथ अटैच, वो जा रही है अदर ब्रांच पे, जीएसटी नहीं आएगा। पर अगर वो रिपेयर के लिए जा रही होगी तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा, या वो फर्दर सप्लाई के लिए जा रही होगी तो फिर जीएसटी आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, यहां पे ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप, जहां एजेंट अपना ओन इनवॉइस इशू करेगा। ये क्लैरिफिकेशन कि यहां पे स्टॉक ट्रांसफर कब टैक्सेबल होगा? ओके, स्टॉक ट्रांसफर तभी टैक्सेबल होगा जब एजेंट अपना ओन इनवॉइस इशू करेगा, अदरवाइज ओके स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट ये टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद में ये क्लैरिफिकेशन है डिस्प्ले ऑफ नेम और नेम प्लेट ऑफ द डोनर। ओके, देखो एक चीज समझ लो, ओके ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर जीएसटी कब आएगा? ये अगर आप चार्ट देखते हो तो सप्लाई कब बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है अगर आपने गुड्स और सर्विस दिया फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या? मतलब आपकी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। चलो थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लेता हूं।
फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं एक डायग्राम, और मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीनशॉट आपने भी ले लेना, ये स्क्रीनशॉट आपने भी ले लेना। मैं अमेंडमेंट का एक डायग्राम लेना चाहूंगा सप्लाई फॉर कंसिडरेशन का, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि मैं अमेंडमेंट बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि ये हमारा रिवीजन है। आपने अमेंडमेंट टाइम निकाल के स्पीड में ले, ओके, जैसा आपको देखना है वैसा देख लेना, ओके, पर आपने देखना है। चलिए, ओके, थोड़ा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मतलब हमारी अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएगी। ओके, देखो क्या एक्टिविटी, देखो जीएसटी कब आएगा? ओके, लॉ का ये कहना है सप्लाई और सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ओके जीएसटी आएगा, सप्लाई बोला जाएगा। मतलब क्या, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन है, मतलब फ्री नहीं है। अगर सप्लाई के अगेंस्ट में कंसिडरेशन है तो ओके वो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। या फिर कोई आपको कंसिडरेशन दे रहा है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले समझ लो। कोई आपको कंसिडरेशन दे रहा है तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगेंस्ट दैट कंसिडरेशन कुछ करना है, तो सप्लाई है। ओके, मतलब क्या, कोई अगर आपको कंसिडरेशन दे रहा है, ओके, कोई आपको कंसिडरेशन दे रहा है पर आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ओके, यानी यू आर नॉट ऑब्लिज्ड टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विस, ओके, somebody is giving to you but you are not obliged to provide anything, then it's not a supply in the course of business और जीएसटी नहीं आएगा। थोड़ा हम इसको ऐसा समझते हैं, सुनो मेरी बात, थोड़ा हम इसको ऐसा समझते हैं यहां पे कि जैसा मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट है और कोई मुझे वॉलंटरी डोनेशन दे रहा है 50 लाख, अब उसने 50 लाख तो दे दिया बट आई एम नॉट ऑब्लिज्ड टू प्रोवाइड एनीथिंग बिकॉज इट्स अ वॉलंटरी डोनेशन, और मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो वॉलंटरी डोनेशन दे रहा है, ओके, तेरी इच्छा है तो दे, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ओके, तो ही इज गिविंग सम अमाउंट, सम मनी, सम कंसिडरेशन, बट आई एम नॉट ऑब्लिज्ड टू डू एनी, ओके, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, या फिर आई एम नॉट ऑब्लिज्ड टू डू एनीथिंग इन एनी फॉर्म, इन ऑल फॉर्म, ओके, तो ऐसे केस में ओके यहाँ पे ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसका बेस्ट ओके क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्या दिया? बेस्ट क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया कि भाई मैंने, किसी ने वॉलंटरी डोनेशन दिया और मैंने कोई नेम प्लेट लगा दी उसका कि भाई कंट्रीब्यूशन बाय विशाल भट्टर, ओके, विशाल भट्टर नाम, पर उसमें कोई मुझे ऑब्लिगेशन नहीं था कि उसकी नेम प्लेट लगाओ। इट्स अ एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी, इट्स अ एक्ट ऑफ टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड कि देखो भाई पैसा दिया उन्होंने तो अब बाकी लोग भी देंगे। ग्रेटिट्यूड का एक एक्ट है, एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी है, बट नॉट टू प्रमोट दैट पर्सन, not to advertise that person। तो ऐसे केस में if I am not obliged to do anything against that amount, then it's not a supply, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए किसी और की नेम प्लेट लगा दिया as the act of philanthropy or as to express the gratitude is not a service against the consideration, it's not a supply against the consideration, ओके, और वो केस में जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। सप्लाई तो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो सप्लाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए तो ही जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दो, अभी आप इस पर ही ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको ये बता दूं यहां पे कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, ओके, इसलिए ये आ गया, ये क्लियर हो गया कि जस्ट किसी का नाम यूज करना है या जस्ट किसी का एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी और कि हाँ नेम प्लेट लगाना, ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा। हाँ, किसी का अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं, तो फिर उस पर जीएसटी आ जाएगा। चलो, इसी बेस पर और एक सर्क्यूलर आया और ये अमेंडमेंट में कवर किया, मैं समझा देता हूं फिर आपने अमेंडमेंट देख लेना, मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूं, ओके। और वो कौन सा, ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट में हो सकता है मैंने कवर किया हो, चार्ट में हो सकता है नहीं कवर किया हो, पर आपने अमेंडमेंट देख लेना, ठीक है। चार्ट में कवर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने अमेंडमेंट देख के ऐड कर देना। देखो बेटा, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग, लेकिन अगर कुछ एक दो चीजें छूट भी जाए तो आप ऐड कर दो प्लीज, स्पून स्पीडिंग मत रखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये चीज करना है मेरे साथ तो करना है, ठीक है। आर यू रेडी? यस और नो? ये पॉइंट समझा क्या? यस। अब एक और सर्कुलर जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो कौन सा सर्कुलर आया आप अमेंडमेंट्स में बाद में देख लेना, अभी शॉर्ट में मेरे से समझ लो। ओके, वो क्या है? देखो, सर्विस यानी क्या होता है? सर्विस यानी एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। मे बी एक्टिव और पैसिव एक्टिविटी आप कर रहे हो, ओके, कोई पैसिव एक्टिविटी भी कर रहे हो तो भी वो सर्विस मानी जाएगी।
अब आपको याद होगा तो शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई, शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई क्या था, चलो चार्ट में देखो, शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज ई, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो ये ऑब्लिगेशन लेने के लिए, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ओके, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, ओके, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कुछ ना करना, इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो, टू टॉलरेट एन एक्ट, इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो, टू डू एन एक्ट, इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो, ओके, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये दिखा के आपको दिखा होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 5 टाइप करो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 5 टाइप करो, ये दिखा होगा तो चलो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन ओके, बिजनेस में एक यहां पे ओके बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कभी कभी मुझे जो कंपेंसेशन मिलते हैं चलते फिरते मिलते हैं, उसके लिए कोई अग्री नहीं हुआ था पहले से, ओके, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ओके, मुझे पैसा मिला पर उसके लिए आई वॉज नॉट ऑब्लिज्ड टू डू एनीथिंग, बस चलते फिरते मिल गया, ओके, कैजुअल इवेंट पे मिल गया, ओके, मियरली एन इवेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओके, यहां पे मैं बाइक से जा रहा हूं, ओके, मैं बाइक से जा रहा हूं, पीछे जो कार वाले ने ठोक दिया, ओके, कार वाले ने ठोक दिया तो मैंने उसको बोला अभी नहीं अभी मेरी बाइक का खर्चा दे और मुझे जो परेशानी हुई, ओके, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो कार वाले ने 1 लाख रुपए, ओके, नहीं तो मैं केस फाइल कर दूंगा। अब वो कार वाले ने 1 लाख रुपए आपको दे दिया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, केस मत फाइल कर, तू पुलिस कंप्लेंट मत कर, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूं। अब आपको वो 1 लाख रुपए मिल गया, ओके, आपको वो 1 लाख रुपए मिल गया, कंसिडरेशन उससे मिल गया 1 लाख रुपए, ओके, पर मुझे ये बताओ क्या ये जो आपको कंपेंसेशन मिला क्या ये पहले से अग्री था, ओके, क्या इसका आपने ऑब्लिगेशन लिया था, यानी पहले से डिसाइड था कि ओके एक कार, ओके देखो तू आना, रोड से आना, मुझे ओके यहाँ पे हम एक्सीडेंट करेंगे और फिर तूने कंपेंसेशन देना, ऐसा पहले से अग्रीड था क्या? नहीं, वो जस्ट मियरली एक इवेंट हो गया और जिसका आपको पैसा मिला, तो you were not agreed for that. Yes, consideration is received, but supply is absent. Okay, it was not already agreed. It was not already expressed implied promise. It was not already okay. यहाँ पे जहां तक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ऐसे केस में वो यहाँ सीबीआईसी ने कहा कि सारे जो आपको लिक्विडेट डैमेजेस मिलते हैं या टॉलरेंस का पैसा मिलता है सभी पे जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी कब आएगा? एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये आप थोड़ा केयरफुली समझ लो। और उन्होंने देखो थोड़ा सर्कुलर में प्रिंसिपल दिया, व्हेन इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड व्हेन इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो वो कहते हैं अगर आपको रिफ्रेनिंग का पैसा मिलता है, टॉलरेंस का पैसा मिलता है, तो उस रिफ्रेनिंग टॉलरेंस का पैसा कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम अदर पार्टी, मतलब दूसरा आपको स्पेशली उसका कंसिडरेशन दे रहा है रिफ्रेनिंग का। Second, it is an express or implied promise from supplier for above 3 activity in return of money. वो पहले से express और implied promise होना चाहिए। Okay, it cannot be assumed. Okay, वो clear contract होना चाहिए। और third, it must be independent arrangement or activity. मतलब वो पहले से express implied promise होना चाहिए, independent arrangement होना चाहिए और पैसा other party से आना चाहिए। अगर आपका ये तीनों होगा तो वो टॉलरेंस का पैसा, लिक्विडेट डैमेजेस का पैसा, ओके, या फिर जो भी आपको रिफ्रेनिंग का पैसा मिलता है, जैसे बैंक एग्रीमेंट। बैंक आपको पहले से जब आप लोन लेते हो तभी आपसे साइन करवाती है कि लोन अगर आपने फोरक्लोजर किया, पहले से साइन करवाती है, अगर आपने फोरक्लोजर किया तो आपको चार्जेस लगेंगे, यानी आपने अपनी अर्ली क्लोज किया तो चार्जेस लगेंगे। ये एक्सप्रेस इंप्लाइड था। ओके, एक्सप्रेस इंप्लाइड था, आपने फोरक्लोजर कर दिया, ओके, बैंक आप पे चार्जेस लगा रही है क्योंकि टॉलरेट कर रही है बैंक आपको कि आपने पैसा पहले दे दिया। हाँ, बैंक चाहती है कि पैसा पहले ना दो, तो वो एक्सप्रेस इंप्लाइड था, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो जो एक इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट है, एक्सप्रेस इंप्लाइड है और पैसा फ्लो हो रहा है, तो वो केस में जीएसटी आएगा। ओके, लेकिन अगर आपको डैमेजेस के पैसे मिलते हैं, कंपेंसेशन मिलते हैं, बट मियरली एन इवेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, पहले से अग्रीड नहीं था। ओके, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में ओके कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डैमेजेस देने पड़े। ओके, विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया इसलिए गवर्नमेंट को डैमेजेस देने पड़े। ओके, ये जो था अगर अग्रीड होगा तो कोई बात नहीं, पर अगर अग्रीड नहीं है, मियरली एन इवेंट है इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट,
इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्ट। वो मेन ऑब्जेक्ट था ही नहीं, मेन ऑब्जेक्ट कुछ अलग ही था, बस इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी एक इवेंट आ गया और डैमेजेस मिल गए, टॉलरेंस का पैसा मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जीएसटी आएगा। और अगर आप अमेंडमेंट नोट्स देखोगे, ओके, तो ये अमेंडमेंट नोट्स जो है यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। और बेटा मैंने ये अमेंडमेंट नोट्स जो है, ओके, ये यहाँ पे जहां तक देखा जाए अपलोड की हुई है। ओके, ये आपकी नोटबुक में मैंने कवर किया है, हो सकता है कि आपकी नोटबुक में कवर होगा ये क्लैरिफिकेशन। ओके, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो क्लैरिफिकेशन है, ओके, हाँ, अगर आपको नहीं पता, अमेंडमेंट्स नहीं दिख रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लेक्चर के बाद अमेंडमेंट लेक्चर्स ओके वीडियो अटैच कर दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा। ओके, तो ऐसे केस में उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ओके, कब टैक्सेबल कब नहीं। अच्छा, डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, एक सडनली कोई किसी ने आपके दीवार को, प्रॉपर्टी की दीवार को धक्का मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया और आपने डैमेजेस ले लिए, क्या एग्रीड थे? नहीं। ओके, निग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड कॉपीराइट, मेरी ओके चार्ज बुक कॉपीराइट्स में ले लिए। ओके, आजकल होता है ऐसा। ओके, यानी ये जो यहाँ पे नए नए लोग पढ़ाने आ रहे हैं, कुछ नहीं, इधर इधर से कॉपी करके ओके यहाँ पे पढ़ा रहे, पढ़ाना अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, पर अपनी नोट्स बनाओ, अपना कुछ करो। ओके, सिर्फ फास्ट ट्रैक में पढ़ा दिया, रेगुलर तो नहीं, पर फास्ट ट्रैक में रिवीजन ले लिया मतलब यू आर ए गुड टीचर, ऐसा नहीं है। ओके, फास्ट ट्रैक में ऑब्लिगेशन ही क्या होता है टीचर पे, फटाफट पढ़ा दो, समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। ओके, ताकत होती है रेगुलर डेप्थ में पढ़ाना, रेगुलर को बेस में पढ़ाना। ओके, इसलिए मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई ओके व्यूज आ गए यूट्यूब पे और ये हो गया ऐसा, इसका मतलब ओके आपने अच्छा पढ़ा दिया नहीं, नोट्स का कंटेंट होना चाहिए। ओके, और आपको डेप्थ आनी चाहिए। चलो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है, अगर कोई निग्लिजेंस का पैसा मिल गया, अग्रीड नहीं था, पायरेसी का पैसा अग्रीड नहीं था, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन ओके, अगर आपका अग्रीड होगा, ऑलरेडी अग्रीड होगा, तो जीएसटी आएगा। उसमें उन्होंने एग्जांपल लिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपेंसेशन, चेक डिसऑनर चार्जेस, सब का उदाहरण दिया, पर सब में एक ही बेस है बेटा। ओके, सब में एक ही बेस है, और वो एक बेस ये है कि क्या वो एक्सप्रेस इंप्लाइड था, तो फिर जीएसटी। अगर वो नहीं था, आपको किसी ने चेक दिया, पर चेक डिसऑनर होता है तो चार्जेस लगेंगे, अगर लिख के लिया होगा तो फिर जीएसटी आएगा। पर ये कहीं पे भी एक्सप्रेस इंप्लाइड नहीं था, डिसऑनर हो गया, बाद में आपने चार्जेस लगाए जो पहले से अग्रीड नहीं थे, तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, ये आपको पढ़ना है। चलिए भाई, मैंने दोनों सर्कुलर यहां कवर कर लिए, वापस आता हूं हमारे डिस्कशन पे। बॉस, ये चार्ट बनाने के लिए मैंने जान लगा दी थी अपनी, लेकिन कॉपी करने में टाइम नहीं लगता है। मैं देख रहा हूं ओके, लोग आते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर रिवीजन लेक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत खुद करो। ओके, नाउ नेक्स्ट, जहां तक ये हुआ हमारा, इसका नेक्स्ट आते हैं। हाँ, whether tenancy premium for transfer of tenancy rights to an incoming tenant attract GST when stamp duty and registration charges is levied on the said premium। ये tenancy premium क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इनकमिंग टेनेंट। अब देखो क्या हुआ कि वी स्मार्ट ने अपना हॉस्टल चालू किया, एग्जांपल लेते हैं, वी स्मार्ट ने हॉस्टल चालू किया, और यहाँ पे एक कंपनी है, मैं समझ लो मिस्टर बी है, उसने एक पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली, ओनर है, ओनर से पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली। तो वो, अरे यार क्या हो रहा है, ओके। तो जहां तक देखा जाए यहाँ पे tenancy premium for transfer of tenancy right to an incoming tenant attract GST when stamp duty and registration charges is levied on the said premium। अब चार्ट बड़ा नहीं हो रहा, पर मैं बता देता हूँ। रेंट बिल्डिंग पे ले ली, सॉरी बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। ओके, तो ये जो बिल्डिंग है रेंट पे ले लिया, रेंट तो दे रहा है, एक टेनेंसी प्रीमियम होता है, मतलब क्या कि भाई मुझे सबलीज के राइट्स दे और मैं आगे स्टूडेंट को सबलीज कर सकता हूँ। ओके, तो अभी क्या हुआ कि एक बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स है, 1 BHK का पूरा बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग एक बिल्डर से ले लिया।
समझ लो मिस्टर बी ने ले लिया और उसने ये भी टेनेंस और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया, इन एडिशन टू रेंट प्रीमियम भी दे रहा है। वो प्रीमियम क्या दे रहा है कि देखो ओके रेंट में आपको पूरे बिल्डिंग का जो दूंगा वो यहाँ पे 10 लाख रुपए महीना दूंगा, प्लस मैं आपको 50 लाख का प्रीमियम देता हूं कि मुझे राइट्स दो कि मैं स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे हॉस्टल के लिए सबलीज कर सकूं, या कोई कंपनी को मैं हॉस्टल के लिए सबलीज कर सकूं, या वी स्मार्ट को मैं हॉस्टल के लिए सबलीज कर सकूं। ओके तो ये जो प्रीमियम दिया गया ओके लैंडलॉर्ड को, इस पे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन लगता है। तो जो 50 लाख का रेंट पे नहीं, हम प्रीमियम की बात करें 50 लाख की, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया फॉर गेटिंग सम राइट्स फॉर इनकमिंग टेनेंट, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया ओके तो यहां पे क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया उसके ऊपर जीएसटी, पहली बात तो सवाल ये था कि उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, तो क्या जीएसटी आएगा? तो यस बेटा उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। जिस आपके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लग रही है 50 लाख पे ओके या रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ सर्विस ओके। एनी राइट्स ओके फॉर बिल्डिंग एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2, एनी राइट्स ऑफ द बिल्डिंग और टेनेंसी राइट्स ऑफ द बिल्डिंग इज अ सर्विस, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ये आउटगोइंग टेनेंट है और आउटगोइंग टेनेंट को खाली करने का 50 लाख रुपए दे रहे कि यार तू खाली कर ओके 50 लाख ले पर ये बिल्डिंग खाली कर, तो वो जो 50 लाख मिल रहा है आउटगोइंग टेनेंट को, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा? तो यस उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, इवन दो स्टैंप ड्यूटी लग रही है। पर ओके इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट यहां पे ये है कि अगर ये जो टेनेंसी प्रीमियम होगा और ये टेनेंसी प्रीमियम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का होगा और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो केस में ओके क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ये एग्जम्प्ट है, तो वो केस में यहां एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये पर सर्कुलर प्रायोरिटी बी में रखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बेटा, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट और देखो अगर कोई बुक्स प्रिंट कर रहा है, पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहा है, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और की है, बुक का कंटेंट किसी और ने बनाया, ये जस्ट प्रिंटिंग कर रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन इन्वॉल्व पे ओके लेटर कार्ड पे जस्ट उसका लोगो प्रिंट कर रहा है, नाम प्रिंट कर रहा है, पर मेन इन्वॉल्व मेरा है, लेटर कार्ड मेरा है, प्रिंटेड बॉक्स मेरा है, नैपकिन मेरा है, सिर्फ सामने वाले का नाम और लोगो है, तो वो केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एक बार फिर से, फर्स्ट केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक में पेजेस और प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बुक में कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है और कंटेंट किसी और का है। और प्रिंटेड इन्वोलप लेटर कार्ड में ओके सिर्फ सामने वाले का लोगो और नाम है, बाकी पूरा इन्वोलप और पेपर सब मेरा है, तो ऐसे केस में दूसरे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है और पहले केस में प्रिंसिपल सप्लाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो किसी और की है। ओके तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर अमेंडमेंट के साथ हमने यहां पे कवर कर ली है। डन, चलो यहां तक अच्छे से समझ में आया? यस और नो? चल चलिए अब आ जाओ बेटा आप रिवर्स चार्ज पे।
ठीक है, रिवर्स चार्ज पे डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक डायग्राम मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, मैं आपको समझाऊंगा, एक झटके में समझ में आ गया तो ठीक, पर मैं यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ रिवाइज करने बैठा हूं। ठीक है, तो एक झटके में अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं सॉरी 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 सॉरी, डायग्राम मुझे देखना था। जस्ट मिनट बेटा। हम्म, ठीक है, आगे मिल गया डायग्राम। चलिए देखिए, यहाँ पे रिवर्स चार्ज जो है हमें सेक्शन 9(3) और उसके बाद में सेक्शन 9(4), ओके, रिवर्स चार्ज जो सेक्शन 9(3) और 9(4) इसमें पढ़ना है। सेक्शन 9(3) का जो रिवर्स चार्ज है, ओके, सबसे पहले तो बेटा दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मली टैक्स कौन देता है? तो फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मली सप्लायर टैक्स देता है, और रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स देता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, ये जो रिवर्स चार्ज है ये सारे केस में नहीं अप्लाई होता है। रिवर्स चार्ज जो अप्लाई होता है ये अप्लाई होता है बेटा नोटिफाइड केसेस में। ओके, ये होता है नोटिफाइड केसेस में। बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि कौन से गुड्स या सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, और उस नोटिफाइड केसेस में टैक्स जो पे करना है वो रिसिपिएंट को पे करना है। ओके, तो ये जो 9(3) का रिवर्स चार्ज है इसमें सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, लायबिलिटी रिसिपिएंट पे है और टैक्स रिसिपिएंट को ही देना पड़ेगा, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन एक और रिवर्स चार्ज है 9(4) का रिवर्स चार्ज। 9(4) का रिवर्स चार्ज यहाँ पे व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, ये जो रिवर्स चार्ज है इसमें ओके सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और किसको? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब क्या? ये रिवर्स चार्ज में 3 कंडीशन है। पहला, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरा, वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। और तीसरा, ओके, सर्विस लेने वाला स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो 9(4) का रिवर्स चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा 9(3) और 9(4) का रिवर्स चार्ज। और आपको एक बात बता दूं, 9(3) के रिवर्स चार्ज जो सर्विस के है वही आपके अभी सिलेबस में है। 9(4) के रिवर्स चार्ज जो है ओके वो आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, 9(4) के रिवर्स चार्ज इंटर लेवल पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, और 9(5) ईसीओ भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी लायबिलिटी आती है। मतलब ओके कुछ केसेस में नोटिफाइड सर्विस के केस में अगर सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो वो केस में लायबिलिटी जो आएगी वो ईसीओ पे आएगी। डन, चलिए ओके, तो अब थोड़ा मैं एक डिस्कशन स्पेशली आपके साथ लेना चाहूंगा। ठीक है, ये एक बेटा चार्ट ले रहा हूं। ओके, सभी ध्यान दे इस चार्ट पे। ठीक है, एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है।
सप्लायर गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है किसको? रिसिपिएंट को। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे होता है? नॉर्मल ट्रांजैक्शन अंडर फॉरवर्ड चार्ज होता है कि सप्लायर जो है, सप्लायर यहां पे ओके गुड्स परचेस करता है जिसे मैं इनवर्ट सप्लाई कहूंगा। समझ लो उसने गुड्स परचेस किया, इनवॉइस वैल्यू 50,000, जिसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 18% और वो जीएसटी एट द रेट 18% ओके वो 9,000। ठीक है, तो जीएसटी एट द रेट 18% 9,000 उसके ऊपर लगा। उसने परचेसेस किया, अब उसने गुड्स सेल किया। किसको गुड्स सेल किया? यहाँ पे मिस्टर बी को, रिसिपिएंट को। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लायर के लिए ये आउटवर्ड सप्लाई और रिसिपिएंट के लिए ये इनवर्ट सप्लाई है क्योंकि उसने परचेस किया। व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू फॉर सप्लाई? 1 लाख और उसके ऊपर जीएसटी 18%। तो नॉर्मली सप्लायर क्या करता है? सप्लायर उसका जो आउटपुट टैक्स है 18,000 माइनस उसका इनपुट टैक्स है 9,000, तो 18 माइनस 9 ओके 9 का क्रेडिट लेगा और 9,000 गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में पे कर देगा। लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ द सप्लायर, और मोस्ट ऑफ द केस में सप्लायर की लायबिलिटी है अनलेस इट इज नोटिफाइड एज अ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन ओके 9(3) और 9(4). लायबिलिटी सप्लायर की ही होगी। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो रिसिपिएंट, समझ लो ये ट्रांजैक्शन B2B है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ऐसे केस में इसने गुड्स खरीदा, ओके गुड्स खरीदा, जीएसटी पे करके आया। इसने गुड्स खरीदने के बाद जो इसने गुड्स खरीदा ये उसका क्रेडिट लेगा। ओके तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में 18,000 रुपए क्रेडिट आ जाएगा। नाउ अब ये भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है ओके यहाँ पे 36,000 का इसका जीएसटी है, तो ये 36,000 के लिए ये 18,000 यूज कर लेगा। ओके लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर लिया, तो इसका नेट जीएसटी लायबिलिटी कैसे बनेगा? 36,000 माइनस आईटीसी 18,000, तो यहाँ पे 18,000 नेट गवर्नमेंट को पे करेगा। इन सिंपल वर्ड, मेरी बात सुनना, इन सिंपल वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो 18,000 है ये इसको पे कर रहा है, ये इसको पे कर रहा है और यहां से ये गवर्नमेंट को जा रहा है। पर क्या मिस्टर बी डायरेक्ट पे कर रहा है क्या? नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में ये दे रहा है पर ये इसको दे रहा है और यहां से गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, और बाद में ये उसका क्रेडिट ले रहा है क्योंकि है तो उसका इनवर्ट सप्लाई। अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझा होगा तो एफ टाइप कीजिएगा। एफ मतलब फॉरवर्ड चार्ज। ओके कि ये 18,000 देगा, 18,000 दे के उसका क्रेडिट ले लेगा, उसका क्रेडिट ले लेगा। यस ओके फटाफट टाइप करो एफ। ओके यानी फॉरवर्ड चार्ज का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आता हूं रिवर्स चार्ज में। बॉस ओके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बाद में, लेकिन अब एक स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझ लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर मेरे एक एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। नहीं, अब मेरी आदत है कि मैं आपको ये मैकेनिज्म समझाऊं, नहीं तो रिवर्स चार्ज में जो मैं पढ़ा होगा वो लर्न कर लेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा स्लो चलता हूं बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा स्लो चलता हूं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1। ओके पॉइंट नंबर 1 यहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा है। ओके मिस्टर ए ने, यहां से शुरुआत करते हैं। ओके सोर्स यहां से लेते हैं। मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा या जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस खरीदी जिसकी वैल्यू 50,000 है, उसके ऊपर जीएसटी जो है 9,000 पे किया है। जिस पर मैं बोलूं उस पर ही ध्यान देना, बाकी मत देखना। वैसे आपकी बहुत बेकार आदत होती है कि बाकी कुछ चीजें देखते रहते हो। ओके ऐसा मत करो। ओके जो मैं जो है जहां बोल रहा हूं बस उतना ही सुनो। तो ऐसे केस में, और नालायकों जितने स्टूडेंट कनेक्ट है सबसे रिस्पांस चाहिए। अगर मेरी बेस्ट विशेष एग्जाम में चाहिए ना तो रिस्पांस करो मेरे साथ, नहीं तो 2 खींच के मारूंगा, फिर मेरी बेस्ट विशेष नहीं मिलेगी। इन्वॉल्व रहो मेरे साथ, बी एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। बोला आपको कि एफ टाइप करो तो एफ टाइप करो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज का। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, और डिस्कशन अच्छा लगा कि सोचना नहीं, फटाफट लाइक का बटन दबा देने का। ओके जमाना वैसा है। चलो ठीक है, तो जहां तक देखा जाए मिस्टर ए जो है सप्लायर, तो अब यहां पे इसने खरीदा, वैल्यू 50,000, जीएसटी 18%, 9,000 उसका जीएसटी लगा। अब देखो मैकेनिज्म आगे कैसे बढ़ रहा है। ये सप्लायर जो गुड्स और सर्विस दे रहा है, समझ लो सेक्शन 9(3) या 9(4) में ये रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड। गवर्नमेंट कहती है कि इस सप्लाई का टैक्स हम सप्लायर से नहीं लेंगे, हम रिसिपिएंट से लेंगे। मे बी जीटीए सर्विस हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस हो, लीगल सर्विस हो, ओके व्हाट एवर इट में भी, ओके व्हाट एवर इट में भी। तो जहां तक देखा जाए तो रिसिपिएंट से वो, मतलब गवर्नमेंट रिसिपिएंट से टैक्स लेगी, बस गवर्नमेंट की अपनी कन्वीनियंस ही है।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में जहां तक है ये गुड्स और सर्विस जो इसका आउटवर्ड सप्लाई है, जो इसका आउटवर्ड सप्लाई है, ये जो सप्लाई कर रहा है, ओके, उसका टैक्स गवर्नमेंट इससे लेगी। अब इससे लेगी तो मैकेनिज्म में पूरा चेंज करना पड़ेगा जो हमने ऊपर देखा। अब देखो क्या है, हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो सकता है इवन दो रिवर्स चार्ज है पर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, या हो सकता है सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो। पहला सवाल, सर अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर सप्लायर ने जीएसटी दिया तो चलेगा क्या? नहीं। अगर कोई गुड्स और सर्विस सेक्शन 93 या 94 में नोटिफाइड है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट रिसिपिएंट से ही लेगी, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, गया तेल लेने। ओके, गया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने बोला यही देगा तो यही देगा, बात खत्म। ओके, तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो रिसिपिएंट ही टैक्स देगा, लेकिन पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है समझ लो। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो केस में टैक्स इनवॉइस जीएसटी का सप्लायर बनाएगा। सुनना स्टेप बाय स्टेप, टैक्स इनवॉइस जीएसटी का कौन बनाएगा? सप्लायर, क्योंकि उसका आउटवर्ड सप्लाई है। वो अपने इनवॉइस में वैल्यू 1 लाख, जीएसटी 18%, 18,000, और इनवॉइस में एक कॉलम होता है आरसीएम, उस पर टिक कर देगा। मतलब क्या? मतलब ये कि इवन दो टैक्स इनवॉइस इसने बनाया, इवन दो जीएसटी का कैलकुलेशन इसने किया, लेकिन इसका टैक्स सप्लायर नहीं देगा। इसका टैक्स कौन देगा? रिसिपिएंट देगा। ओके, इसका टैक्स क्योंकि उसने आरसीएम पे टिक कर दिया है, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है, तो इसने रिसिपिएंट को लिए टिक कर दिया है। अब इसका टैक्स जो है रिसिपिएंट दे रहा है। मेरी बात को सुनना, इसका टैक्स कौन दे रहा है? रिसिपिएंट दे रहा है। तो अगर ये रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है तो रिसिपिएंट कैसे देगा? रिसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस आएगा। अब आपका सवाल आ सकता है, सर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो? अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। आई रिपीट, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। सेक्शन 24 कहता है रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे अगर लायबिलिटी होगी तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में उसको लेना पड़ेगा, अगर अनरजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही इसका टैक्स इनवॉइस आ जाएगा, ये जो है ओके, यहां पे रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को दे देगा। तो 18,000 रुपए ये गवर्नमेंट को देगा और इसको पेमेंट करेगा 1 लाख ही। हाँ, इसको 1,18,000 नहीं करेगा, इवन तो इसका बिल 1,18,000 का आया है, लेकिन उसने आरसीएम पे टिक किया हुआ है, इसलिए आरसीएम में टिक किया हुआ है तो इस इनवर्ट सप्लाई का रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर देगा। और पेमेंट करने के बाद 18,000 इसको देगा और 1 लाख रुपए इसको देगा। तो क्या हुआ? क्या रिसिपिएंट पे एक्स्ट्रा लायबिलिटी आई क्या? नहीं, रिसिपिएंट पे एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं आई। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता था? फॉरवर्ड चार्ज में पैसा रिसिपिएंट को ही देना था, पर पैसा वो ऐसा होता था कि ये इसको देता था और ये गवर्नमेंट को देता था। रुको, फॉरवर्ड चार्ज में कैसा होता था? ये इसको देता था और ये गवर्नमेंट को देता था। अब यहां रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं घूमेगा। रिवर्स चार्ज में 1 लाख इसको देगा, 18,000 इसको देगा। इसको देना 1,18,000 ही है रिसिपिएंट को, बस इतना ही है कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। इसमें हाँ, रिसिपिएंट पे लायबिलिटी क्या बढ़ जाती है? रिसिपिएंट पे कंप्लायंस लायबिलिटी बढ़ जाती है। कंप्लायंस मतलब अब रजिस्ट्रेशन रिसिपिएंट को लेना है। यहाँ रिसिपिएंट को कोई कंपल्शन नहीं, टैक्स देने वाला वो है, वो रजिस्ट्रेशन ले ना ले। जैसे आपको मैंने जीएसटी लगाया, आप तो रिलैक्स बैठे हो, जीएसटी का बर्डन आप ले रहे हो। ओके, मैं जब रिसिप्ट देता हूँ, इनवॉइस देता हूँ तो बर्डन आप पे ट्रांसफर करता हूँ, पर आप रिलैक्स बैठे हो, कंप्लायंस मुझे करना है। फॉरवर्ड चार्ज में सारे कंप्लायंस ओके सप्लायर को करने पड़ते हैं, पर रिवर्स चार्ज में अगर लायबिलिटी होगी तो कंप्लायंस कैसे करना है? रिसिपिएंट को करना है। समझा क्या? समझा क्या? यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो सारे स्टूडेंट, नहीं तो मेरी बेस्ट विशेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 1 टाइप करो। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखो, ये हो गया यहां कि ये टैक्स देगा। दूसरी बात, अगर सप्लायर सर अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो ये तो आपने बता दिया कि सप्लायर रजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। सॉरी, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो वो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम टैक्स रिसिपिएंट से लेंगे, बात खत्म। हाँ, लेकिन मैकेनिज्म में फर्क पड़ जाता है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है
तो वो केस में वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता। रजिस्टर्ड होता तो वो टैक्स इनवॉइस बना रहा है और आरसीएम पे टिक कर रहा है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो एक नॉर्मल बिल बना के देगा और इसका टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट बनाएगा। यस, ये इनवर्ट सप्लाई का टैक्स इनवॉइस, क्योंकि रिसिपिएंट के लिए वो इनवर्ट है, ये इनवर्ट सप्लाई का टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट बनाएगा, जिसे हम सेल्फ इनवॉइस कहते हैं। ओके, और ये इनवॉइस चैप्टर में है कि यहां पे रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस बनाने पड़ते हैं अपने इनवर्ट सप्लाई के, अगर वो रिवर्स चार्ज में आता है और वो अनरजिस्टर्ड से लेता है, क्योंकि इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट तो होना जरूरी है, क्योंकि उसने नहीं बनाया तो फिर रिसिपिएंट उसका टैक्स इनवॉइस बनाएगा, जिसे सेल्फ इनवॉइस कहते हैं। तो ये जो टैक्स इनवॉइस बनेगा वो इनवर्ट का बनेगा, और नो डाउट रिसिपिएंट टैक्स, इसमें रिसिपिएंट जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। चलिए, यहां तक तो समझा। ओके, अगर रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स इनवॉइस वो बनेगा, टैक्स ये देगा। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट बनाएगा, ओके, एज अ कवरिंग डॉक्यूमेंट फॉर देयर इनवर्ट सप्लाई, और उसका जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर ये जो सप्लायर है यहां पे उसने कुछ गुड्स खरीदा इनपुट, उस पर जीएसटी लगा 9000, तो क्या ये सप्लायर उसका क्रेडिट ले सकता है क्या? तो लॉ क्या कहता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ओके, ये कहता है कि अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में है, अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में है जहां लायबिलिटी रिसिपिएंट पे है, तो वो सप्लाई सप्लायर के लिए एग्जम माना जाता है। वो सप्लाई सप्लायर के लिए एग्जम माना जाता है। वो एक्चुअली एग्जम नहीं है क्योंकि उसका टैक्स रिसिपिएंट दे रहा है, पर ये माना जाएगा सप्लायर के लिए कि वो एग्जम्प्ट है। अगर वो एग्जाम माना जा रहा है तो उसमें यूज होने वाले इनपुट, उसमें यूज होने वाले कैपिटल गुड्स और उसमें यूज होने वाली इनपुट सर्विस के क्रेडिट सप्लायर को नहीं मिल रही है। दैट्स ऑल। सिंपल वर्ड में, अगर किसी का सप्लाई रिवर्स चार्ज में है तो सप्लायर को क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं फॉर दैट इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस यूज इन सच सप्लाई। ये पॉइंट समझा क्या? ओके, मतलब इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलेगा। समझा क्या? समझा होगा तो यहां तक समझा होगा तो टू टाइप कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, सो रिवर्स चार्ज का यहां पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो सप्लायर है, ओके, सप्लायर का वो एग्जाम सप्लाई माना जाता है, उसको आईटीसी नहीं मिलता है। यहां तक समझाओ तो टू टाइप कीजिएगा। नाउ अब आते हैं, इसका काम हो गया, हमने इसके बारे में सारी बातें समझ ली। ओके, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स इनवॉइस बनाएगा, नहीं होगा तो बिल बनाएगा। टैक्स इनवॉइस तो आरसीए में होगा, ये बंदा ओके यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेगा। जैसे अगर आपको कुछ रिवर्स चार्ज याद आ रहे होंगे, जीटीए प्रोवाइडेड द सर्विस टू बी, ओके, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये रहा जीटीए, ये रहा ओके सर्विस रिसिपिएंट। जीटीए अगर रिवर्स चार्ज में है तो वो केस में जीटीए को क्रेडिट नहीं मिलते, या इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड द सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, तो इंडिविजुअल एडवोकेट को क्रेडिट नहीं मिलते फॉर दैट इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस जो रिवर्स चार्ज में है। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू रिसिपिएंट, कुछ याद आ रहा है आपको? तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहां रिवर्स चार्ज है, तो वो केस में जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी उसको क्रेडिट नहीं मिलते हैं। ओके, डायरेक्टर प्रोवाइडेड सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट, तो जो डायरेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलते हैं। यहां तक समझा? ओके, इसको क्रेडिट नहीं मिलते हैं। चलो अब आ जाओ, जिसने सर्विस ली, समझ लो जिसने जीटीए से सर्विस ली, ओके, जिसने एडवोकेट से सर्विस ली, बिजनेस एंटिटी जैसे वी स्मार्ट ने एडवोकेट से सर्विस ली, उसका क्या स्टेटस? उसका ये स्टेटस बेटा कि वो रिवर्स चार्ज में यहां टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। पॉइंट नंबर 2, वो जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, सुनना मेरी बात, वो जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, मुझे ये बताओ, वो टैक्स रिवर्स चार्ज में आउटवर्ड का दे रहा है या इनवर्ड का दे रहा है? इनवर्ड का दे रहा है। अब एक सवाल है, जब ये रिवर्स चार्ज में 18,000 का टैक्स देगा तो इसका एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि समझ लो वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट ने एडवोकेट सर्विस ली, ओके, और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, तो मेरा एक सिंपल सवाल है, वी स्मार्ट के क्रेडिट बहुत सारे पड़े हुए हैं, ओके, बहुत सारे क्रेडिट पड़े हैं, क्योंकि वी स्मार्ट तो बाकी भी बिजनेस कर रहा है, बहुत सारी परचेसेस कर रहा है, क्रेडिट पड़ रहा है। तो क्या ये 18,000 पे करने के लिए, सुना ध्यान से, क्या ये 18,000 पे करने के लिए मैं अपना आईटीसी बैलेंस यूज कर सकता हूं क्या? नहीं,
रिवर्स चार्ज का पेमेंट टोटली ई कैश लेजर से ही करना पड़ता है। मैं अपना आईटीसी बैलेंस यूज नहीं कर सकता। मेरे पास सफिशिएंट आईटीसी है, लेकिन यह पैसा मुझे ई कैश लेजर से ही देना पड़ेगा। डन। तो पेबल ओनली थ्रू कैश लेजर, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, बाय रिसिपिएंट। चलो, अब वी स्मार्ट के आउटवर्ड सप्लाई भी है। वी स्मार्ट ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा है। ओके, बहुत सारे आउटवर्ड सप्लाई है। अब समझ लो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है 3 लाख का, जिसके ऊपर जीएसटी आ रहा है 54,000। ओके, तो ये बताओ, ओके समझ लो, हाँ, जिस पर जीएसटी आ रहा है 54,000। अब मेरा आईटीसी का स्टेटस क्या है? अब एक चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 18,000 पे करने के लिए मैं आईटीसी लेजर यूज नहीं कर सकता, मुझे कैश से पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 18,000 पे करने के बाद आफ्टर पेमेंट मैं इसके क्रेडिट जरूर ले सकता हूं, क्योंकि है तो मेरा इनवर्ट सप्लाई। ओके, तो रिसिपिएंट को क्रेडिट है। क्रेडिट किसको ब्लॉक है? सप्लायर को। जैसे जीटीए सप्लाइंग सर्विस, ओके, लॉयर सप्लाइंग सर्विसेज, डायरेक्टर सप्लाइंग सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, जो सप्लाई कर रहा है उसके क्रेडिट ब्लॉक है, जो ले रहा है उसके क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। यानी मैं पे भी करूंगा और मैं इसका क्रेडिट भी ले सकता हूं। तो मैं पूरा पे कैश में करूंगा और बाद में उसका क्रेडिट भी ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ओपनिंग बैलेंस है 8,000, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस 8,000 और इनवर्ट सप्लाई ओके, मैं पेमेंट करने के बाद 18,000 का क्रेडिट लूंगा, मतलब मेरे पास क्रेडिट जमा हो गया 26,000। यहां तक समझाओगा तो 3 टाइप करो, यहां तक समझाओगा तो 3 टाइप करो, यस और नो बोलो फटाफट, 3 टाइप करो, ठीक है। तो चलिए, मैं पे भी करूंगा और उसका क्रेडिट भी लूंगा। डन। चलो, उसके बाद में अब मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है? 54,000। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 54,000। मेरे पास क्रेडिट का स्टेटस क्या? ओपनिंग बैलेंस 8,000, इनवर्ट सप्लाई 18,000, टोटल कितना हुआ? 26,000। तो देखो, अब मेरी नेट जीएसटी लायबिलिटी वी स्मार्ट की कैसे बनेगी फॉर दिस मंथ? आउटपुट टैक्स 54,000, उसके बाद में मेरा क्रेडिट ओपनिंग प्लस मैंने आईटी से लिया 26, मतलब मुझे आउटपुट टैक्स का नेट 28 देना है। आउटपुट टैक्स का नेट 28 देना है, प्लस मुझे रिवर चार्ज का भी, क्योंकि रिवर चार्ज का इमीडिएट नहीं, वो भी मंथली बेसिस पे दूंगा, प्लस मुझे रिवर चार्ज का 18 देना है। ओके, तो टोटल 46 होगा। मतलब उसको ऐसा पढ़ो, मुझे रिवर चार्ज का तो देना ही है, तो ये रिवर चार्ज का दे रहा हूं, प्लस इसका क्रेडिट भी ले रहा हूं, क्योंकि उसका क्रेडिट भी मिलता है, तो रिवर चार्ज का दे रहा हूं और आउटपुट के अगेंस्ट में क्रेडिट भी ले रहा हूं। तो आपके स्टेटमेंट में 2 बार दिखना चाहिए। आप पेमेंट कर रहे हो वो भी दिखना चाहिए रिवर चार्ज का, और पेमेंट कर रहे हो तो उसका क्रेडिट भी मिल रहा है सेम मंथ में, वो भी दिखना चाहिए। तो आपका आउटपुट के अगेंस्ट में क्रेडिट मिल गया, नेट आउटपुट टैक्स आपका 28 है और आपका रिवर चार्ज का 18 है। ऐसा टोटल आपको जीएसटी इस बार जीएसटीआर 3B में ओके 46,000 पे करना है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या मेरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखोगे तो आपको ऐसी 2 एंट्री देखने मिलेगी। आप पे भी कर रहे हो और उसका क्रेडिट भी ले रहे हो, पे भी कर रहे हो उसका क्रेडिट भी ले रहे हो। ये समझा क्या? ये बहुत समझा होगा तो आपका रिवर्स चार्ज का बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये समझा होगा तो 4 टाइप करो, ये समझा होगा तो 4 टाइप करो। चलो, ये फंडामेंटल्स फिर आपके क्लियर हो गए। अब आता हूं मैं चार्ट पे। जस्ट अ मिनट बेटा। चलिए, अब फटाफट हम यहाँ पे जो है रिवर्स चार्ज देख लेते हैं। गुड्स के रिवर्स चार्ज हमारे सिलेबस में, आप सॉरी चलिए अब फटाफट हम रिवर्स चार्ज देख लेते हैं। सेक्शन 9(3) में गुड्स और सर्विस दोनों के रिवर्स चार्ज है, पर हमें सिर्फ गुड्स के रिवर्स चार्ज देखना है, सॉरी सर्विस के रिवर्स चार्ज देखना है। गुड्स के हमारे सिलेबस में नहीं है और आपको पूछे भी नहीं जाएगी। जैसे कैश्यू नट्स वगैरह जो है एग्रीकल्चर से खरीदा और रजिस्टर्ड पर्सन ने किया खरीदा तो वो केस में रिवर्स चार्ज होता है। चलो फटाफट आ जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला जीटीए सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोटर व्हीकल।
ठीक है, जीटीए सर्विस। तो देखो यहाँ पे ओके, सभी आगे चार्ट में, सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ओके, सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए। कौन दे रहा है सर्विस? जीटीए। पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ही लगेगा, बोलो मेरे साथ, ये रिवर्स चार्ज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ही लगेगा। सेकंड, ये बाय रोड को ही लगेगा, बोलो मेरे साथ, ये बाय रोड को ही लगेगा। ओके, मतलब अगर वेसल को रहा तो फॉरवर्ड चार्ज, ओके, रेल रहा तो फॉरवर्ड चार्ज, बाकी सब मोड फॉरवर्ड चार्ज में, सिर्फ रोड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज नोटिफाई किया है। सर्विस प्रोवाइडर कौन? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब वो एजेंसी जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है, एक एजेंसी है जो नोट इशू कर रही है। और रिसिपिएंट, रिसिपिएंट में यहां पे देखिए, ओके, रिसिपिएंट फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, एलएलपी, एओपी और एनी सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इसको मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूं, क्योंकि जब इन्होंने कह दिया एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, मतलब जीटीए ने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स ऑल, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को दिया तो वो रिवर्स चार्ज लगेगा। और फिर बाकी जो है, ओके, ए बी सी ई एफ जी, ये अगर अनरजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि एनी पर्सन में तो सब आ गए, लेकिन फिर बाकी क्यों दिए गए हैं? तो बाकी इसलिए कि अगर ये जो बाकी लोग हैं अगर अनरजिस्टर्ड हो गए तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज में यहां पे उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर कोई फैक्ट्री और अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। एक बात का ख्याल रखा जाए, ओके, तो जीटीए जो है, जीटीए कब लायबल होगा? ओके, तो यहां पे बी केयरफुल, ओके, इन दिस एरिया। ओके, तो यहां पे जीटीए कब लायबल होगा? एक मिनट, ये इफ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को लोग ये लिख देना यहां पे, इट्स एग्जम्प्टेड, इट्स एग्जम्प्टेड, इट्स एग्जम्प्टेड, यहां पे लिख देना। चलो वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पर यहां पे एक चार्ट देखते हैं, ओके, और चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये जीटीए का चार्ट है और चार्ट से कोशिश करते हैं। अब देखो, एक प्रोविजो इसमें ऐड की गई है, ओके, इस बार अगर आपको याद होगा तो जीटीए को यहां पे दो ऑप्शन दिए, 12% और यहां कितना, 5%। तो यहां पे एक अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट में, ओके, यहां एक प्रोविजो जो है, पहले क्या था, पहले उन्होंने ऊपर दे दिया था कि ये रिवर्स चार्ज उनको अप्लीकेबल है जो जीटीए 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है। जो जीटीए 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है उनको ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है। लेकिन दोस्तों, अब उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशली, ओके, वो 12% निकाल के प्रोविजो ऐड कर दिया है। और प्रोविजो में ये कह दिया है यहाँ पे कि अगर कोई जीटीए, सुनना, प्रोविजो में कह दिया अगर कोई जीटीए यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता है तो वो 12% में जीएसटी देगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ओके, अपने इनवॉइस में डिक्लेरेशन भी देगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में, जैसे कॉपीराइट सर्विस के केस में होता है वैसे यहां पे अप्लीकेबल होगा। ओके, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में यहां पे डिक्लेरेशन भी देगा इन द इनवॉइस। ओके, चलिए, तो ये जो था रिगार्डिंग टू यहां हमने देखा कि जीटीए को दो ऑप्शन है। चलो, सॉरी, मेरा रिदम टूट रहा है, एक बार फिर से, हाँ, वापस आता हूं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जीटीए के लिए गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारी जीटीए का ये कहना था कि नहीं, ओके, हमें हमारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि सप्लायर का क्रेडिट जाता है रिवर्स चार्ज में। तो बहुत सारे जीटीए कहने थे कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में रेडी हूं टैक्स देने के लिए, अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में रेडी हूं तो मुझे ऑप्शन दो फॉरवर्ड चार्ज का। तो गवर्नमेंट ने एट द ऑप्शन ऑफ जीटीए दोनों ऑप्शन दिए। अगर कोई जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है। वहां जो रेट होगा, ओके, बताओ रेट क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में रेट होगा 12%, 12% से जीएसटी लगेगा। ओके, और ऐसे केस में यहाँ पे उसको जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इनवॉइस में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। आई रिपीट, इनवॉइस में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि ही इज पेइंग द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, पहले उन्होंने
मेन एंट्री में क्वालिफाई किया था, अब उन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया, और वो क्या कि उन्होंने सेपरेट प्रोविजो ला के रख दी। ओके, पहले क्या था कि जीटीए इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 12%, अब वो नॉट ऑप्टिंग फॉर 12% निकाल दिया, और अब यहां पे जो है उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजो लेके आ गए। ओके, यहां पे कि भाई फॉरवर्ड चार्ज मिलेगा। दूसरा ऑप्शन जीटीए को है रिवर चार्ज का। ओके, यहाँ पे जीटीए यहाँ विदाउट आईटीसी, जीटीए ये भी ऑप्शन ले सकता है कि उसको आईटीसी नहीं लेना है, उसको आईटीसी नहीं लेना है तो 5% का रिवर चार्ज वो ले सकता है। ओके, अगर वो 5% का रिवर चार्ज ले रहा है और वो नोटिफाइड पर्सन, ओके ध्यान सुनिएगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को सर्विस दे रहा है तो वो केस में रिवर चार्ज एप्लीकेबल है, और रिवर चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स देगा। पर इसमें अगर वो सर्विसेज गवर्नमेंट को देता है और ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देता है जो ओनली टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो केस में एग्जम्प्ट है, वो केस में जीएसटी नहीं आएगा। और नेक्स्ट, अगर ये जीटीए अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है और अनरजिस्टर्ड वो नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे हैं, नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे मतलब क्या, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एलएलपी, एओपी जो रजिस्टर्ड नहीं है पर वो नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहा है, तो रिवर चार्ज लगेगा और उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहे, मतलब जीटीए जो सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल को दे रहा है जिसकी फैक्ट्री नहीं है, जीटीए अगर सर्विस एचयूएफ को दे रहा है, ओके देखो वो एचयूएफ वगैरह इसमें कवर्ड नहीं है, इंडिविजुअल वगैरह कवर नहीं है, तो ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ को सर्विस दे रहा है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो वो सर्विस जो है एग्जम्प्ट ही दे दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, वहां पे एग्जम्पशन ही दे दिया है। तो ये था रिगार्डिंग टू जीटीए सर्विस, हमने देखा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड। डन, ये समझाया नहीं समझा? ठीक है, तो यहां पे जीटीए 12% ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए 5% ऑप्शन रिवर चार्ज विदाउट आईटीसी। फिर जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा पर रिवर चार्ज में रेट 5% रहेगा। जीटीए रजिस्टर्ड को देता है तो रिवर चार्ज, ओके जीटीए अनरजिस्टर्ड को देता है और वो नोटिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो रिवर चार्ज, ओके रिवर चार्ज। और जीटीए जो है यहां पे अगर ऐसे पर्सन को दे रहा है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, नोटिफाइड मतलब यहाँ पे फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, एओपी, सीटीपी वगैरह उसमें नहीं आ रहा है और वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। समझा क्या आपको? चलिए अब मैं यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ओके ये रिवर चार्ज ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, देखो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो देखो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल रेंट पे दिया। सेकंड, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए। थर्ड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए इन अ कंसिडरेशन चार्ज। सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और वो 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, मतलब बाप रे। ओके 1 2 3, ओके सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, वो 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए और रिसिपिएंट एनी बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर चार्ज है बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, यहां रिवर चार्ज आएगा। मतलब देखो एक चीज समझ लो, ऐसा 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 होगा तो रिवर चार्ज, अगर इसमें से एक भी वैसा नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, एक भी वैसा नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। और मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं तो भी आपको एक बार रिलैक्स अच्छे से पढ़ना है या फिर आप पढ़ के आओगे तो आपको समझेगा। अब देखो इसको मैं एनालाइज करता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिवर चार्ज के लिए सर आपने कहा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हाँ अगर सर मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा बाय रोड तो नहीं, उसके लिए पहला वाला एंट्री लगेगा, ये सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे लगेगा। फिर मोटर व्हीकल, दूसरा ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, यस सर मेरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो उसको भी नहीं लगेगा। ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, देखो एक तो बस रेंट पे देना और एक बस से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बस रेंट पे देना और बस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस? रेंट पे देना मतलब बस का कस्टडी आपने पूरा दे दिया, बस का कस्टडी पूरा दे दिया। ओके अब कंपनी अपने हिसाब से और बस को चला रही है, ओके एम्प्लॉय को लेके जा रही है या 20 मार्च स्टूडेंट को लेके जा रहा है अपने हिसाब से, उसमें कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है तो वो होगा रेंटिंग।
और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब ओके पूरा बस का कंट्रोल नहीं दिया, रूट स्पेसिफाइड है भाई, आपके स्टूडेंट आके बैठेंगे, आपके एम्प्लॉय आके बैठेंगे, स्पेसिफाइड रूट है, स्टेशन है, वहां स्टूडेंट उतर जाएंगे, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे रिवर चार्ज नहीं है, रिवर चार्ज है रेंटिंग पे, रेंटिंग पे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ओला, ओला से आप जब कैब बुक करते हो तो आपको ओके कार का कंट्रोल नहीं मिलता है, आप कार में बैठते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, आपके स्पेसिफाइड पॉइंट पे आपको उतार देंगे ओके। लेकिन जूम से कार आप रेंट पे भी ले सकते हो, फिर कार रेंट पे आ गई तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। तो रेंटिंग और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में डिफरेंस है ओके। रिवर चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे, ये पॉइंट समझा होगा, तो 1 टाइप करो सारे लोग ओके। और ये जो है 1 टाइप करो तो रेंटिंग, अगर किसी ने अपना मोटर व्हीकल, मेरे पास बस है, कार है, जो है मैंने रेंट पे दे दिया कंपनी को, रेंट पे दे दिया कंपनी को ओके, यहाँ पे या बसेस लगा दी वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स के लिए, रेंट पे दे दिया, तो वो रेंटिंग को अप्लीकेबल होगा। दूसरा, ये रिवर चार्ज कब अप्लीकेबल होगा ओके? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, मतलब वो मोटर व्हीकल दिया जो पैसेंजर के लिए, लाइक कार, बस ओके एक्सेट्रा, ऑटो, ये पैसेंजर जा रहे हैं उसके लिए। सर अगर मैंने वो मोटर व्हीकल रेंट पे दिया होगा जो गुड्स के लिए, जैसे ट्रक रेंट पे दिया होगा, ट्रैक्टर रेंट पे दिया होगा, वहां रिवर चार्ज नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज ही है ओके। रिवर चार्ज कब आएगा? जब स्पेशली वो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा, आई रिपीट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा। उसके बाद में थर्ड उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड है। जैसे ओके मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी 10 बसेस रेंट पे दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सर मंथली रेंट आएगा एक बस का यहाँ पे 50,000 रुपए, जिसमें फ्यूल कॉस्ट मेरी रहेगी। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए तो रिवर्स है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, मैंने कहा कि सर मैं बसेस दे देता हूं, फ्यूल आपका, तो फिर रिवर चार्ज नहीं, फिर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही टैक्स देगा। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा तो ही रिवर्स होगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा तो रिवर्स होगा। अब उसके बाद में अगर सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स, मतलब अगर सप्लायर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, जो अपनी कार रेंट पे दे रहा है, बसेस रेंट पे दे रहा है ओके, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और कार बसेस रेंट पे दे रहा है, तो रिवर्स है बेटा, यहां पे तो रिवर्स है ओके। अगर ये जो रेंट पे देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कंपनी होगा, तो फिर फॉरवर्ड है ओके, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और अगर ये रिसिपिएंट और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर्स है ओके, यानी रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर्स है। मतलब क्या? मतलब देखो, इफ बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड देन आरसीएम, अदरवाइज फॉरवर्ड। बोथ द कंडीशन मतलब क्या? सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए तो ही रिवर्स है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड है, या रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड है ओके। बहुत डिफिकल्ट एंट्री है, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट ओके विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट कि आपको समझाने की कोशिश करूं। तो ये था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओके। अब इसके बाद आप पढ़ो, क्योंकि ये पैरामीटर्स पे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे मैंने चार्ट में लिया ओके, लेकिन इसके बाद आप पढ़ो, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हमने देखा। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा यहां पे, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं लीगल सेक्टर पे। नेक्स्ट रिवर चार्ज, रिवर्स लीगल सेक्टर पे आ गए सारे लोग। चलो नेक्स्ट अब यहां पे देखेंगे लीगल सर्विस। पहली बात तो रिवर चार्ज सिर्फ लीगल सर्विस को एप्लीकेबल है। सर्विस, अब लीगल सर्विस यानी क्या? ओके, लीगल सर्विस की डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो सर्विस प्रोवाइडेड इन ओके इन लाइक एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ ओके। कोई भी लॉ के तहत एडवाइस दिया गया, कंसल्टेंसी दिया गया ओके, या कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया, तो वो लीगल सर्विस बोली जाएगी। और रिवर चार्ज सिर्फ लीगल सर्विस को है। तो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल और सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट, यानी इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, इन्होंने लीगल सर्विस दी टू किसको? टू बिजनेस एंटिटी को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी लायबल रहेगा ओके। चलो इसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के साथ थोड़ा एग्जाम्पशन अभी रेफर भी कर लेता हूं, बाद में याद आएगा ओके। अब देखो ये जो मैंने चार्ट दिया है ओके, आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज ओके, यहां पे ध्यान से देखिएगा ओके। आरसीएम यहां लिख दो, अगर आपके नोट्स में होगा तो अच्छी बात, अदरवाइज लिख दो इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो आरसीएम लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज क्या? इफ एनी ऑफ द कंडीशन, इफ एनी
ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड। ओके, तो आरसीएम अगर नोट्स में होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो आरसीएम है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है। फॉर एग्जांपल, ओनली लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट होना चाहिए। आरसीएम अगर आपको कंसीडर करना है तो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, मतलब क्या? अगर एडवोकेट अदर सर्विस दे रहा है, अदर सर्विस मतलब एडवोकेट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, एडवोकेट डांस सर्विस दे रहा है, एडवोकेट कोई भी सर्विस दे रहा होगा, दूसरी कोई भी सर्विस होगी एडवोकेट की, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगी। अगर एडवोकेट की लीगल सर्विस होगी तो ही रिवर्स चार्ज में। और ख्याल रहे ये एडवोकेट ने देना चाहिए, सीए दे रहा होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड ही है। ओके, सीएमए दे रहा होगा तो फॉरवर्ड ही है, एडवोकेट देगा तो ही रिवर्स है, और एडवोकेट लीगल सर्विस देगा तो ही रिवर्स है। ओके, ये समझा क्या? दूसरा, सर्विस मस्ट बी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, यानी सर्विस जो है एडवोकेट ने देना चाहिए। मतलब अगर लीगल सर्विस, सुनो, अगर लीगल सर्विस यहां पे एडवोकेट कंपनी ने दिया, जैसे यहां पे रिवर्स चार्ज का इंडिविजुअल एडवोकेट होना चाहिए, सीनियर एडवोकेट होना चाहिए या फर्म ऑफ एडवोकेट होना चाहिए। अगर एडवोकेट कंपनी होगी, कोई लीगल कंसल्टेंसी कंपनी होगी, तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। या सीए, सीएस, सीएम या अदर कंसल्टेंट हो गए तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। उसके बाद में सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी होगी, बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज है। ओके, अब मैं आगे आपको एग्जम्पशन पढ़ाऊंगा। आगे दो एग्जम्पशन है एग्जम्पशन चैप्टर में। अगर बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो केस में एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। या नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जम्प्ट है, या गवर्नमेंट को दिया लीगल सर्विस तो एग्जम्प्ट है। मतलब इन शॉर्ट, अगर अभी आप समझना चाहते हो कि अगर ये सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सुनना, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड से ज्यादा था, तो उनको रिवर्स चार्ज है, बाकी सबको एग्जम्पशन है। बाकी मैं एग्जम्पशन में लूंगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट है, अदर एडवोकेट को दिया तो एग्जम्प्ट है। हम एग्जम्पशन चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद में रिसिपिएंट, ओके, इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ध्यान रहे, रिसिपिएंट इज लोकेटेड मतलब जो बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए। सर अगर वो इंडिया के बाहर होगा, तो अगर वो इंडिया के बाहर होगा रिसिपिएंट, तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। पर हमने बाहर वाले को सर्विस दिया इसलिए वो एक्सपोर्ट सर्विस में आ सकता है और जीरो रेट मिल सकता है। लेकिन रिवर्स चार्ज लगाना है तो रिसिपिएंट, ओके, कहां होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ये टेबल को कैसा पढ़ोगे आप? ऐसा 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 होगा तो रिवर्स, इसमें से एक भी नहीं हुआ तो फॉरवर्ड। ओके, ये समझा क्या? ये ऐसा ऐसा समझा क्या आपको? अगर ये समझा, ये पूरा समझा होगा तो एल टाइप करो, लीगल सर्विस का एल टाइप करो। और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड अभी है या बाद में मुझे देखेंगे, ओके, एक चीज आपको करना है बेटा, पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, बस आपको क्या दबाना है? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना है, यस और नो। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस। नेक्स्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस, ओके, सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में कौन लायबल होगा? तो बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी लायबल होगा। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर। अब थोड़ा ये वाला पॉइंट समझ लेना। ठीक है, यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो देखो ये दोनों एंट्री मैं साथ में लेता हूं। ओके, ये दोनों एंट्री में साथ में लेता हूं, और यहां पे ये एंट्री में एक अमेंडमेंट करेक्शन कर लो, ये रह गई है, पर आप ये करेक्शन कर लेना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये तो हो गया यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और ये अब देखो ये चार्ट में, अगर कोई भी सर्विस, एनी सर्विस यहां पे गवर्नमेंट ने दी टू बिजनेस एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, टू बिजनेस एंटिटी ना टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। हाँ, उसमें कुछ एग्जम्पशन है, हम एग्जम्पशन बाद में देखेंगे। पर पहला थॉट, कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दिया गया, सॉरी गवर्नमेंट ने दिया, किसको दिया? बिजनेस एंटिटी को दिया, तो रिवर्स चार्ज है। मैं डायरेक्ट चार्ट ले रहा हूं। लेकिन
ओके, सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आप क्रॉस कर दो, ये रिमूव हो गया है। ओके, मैंने ऊपर से तो रिमूव कर दिया अमेंडमेंट, लेकिन चार्ट में रह गया मेरा। ओके, तो अब पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर 4 सर्विसेज दे रहा है, अगर ये आपके चार्ट में नहीं होगा तो अच्छी बात है, चार्ट में होगा तो ये रिमूव कर देना। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहां पे 4 सर्विसेज देता था तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस दे, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशंस, एग्जम्पशन में देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज दे, ओनली नॉट फॉर एनी सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फॉरवर्ड चार्ज में है। या सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट ओके एट पोर्ट, यानी अगर गवर्नमेंट वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस पोर्ट पे देती है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज है, और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है तो फॉरवर्ड चार्ज है। ओके, और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो देखो ये चार्ट को कैसे पढ़ना, ओके, ऑल सर्विसेज, सुनो मेरी बात, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी अंडर रिवर्स चार्ज एक्सेप्ट पार्ट 2 एंड 3, यहां और यहां जो दिया गया है ये छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी तो रिवर्स चार्ज है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एग्जम्पशन जो बाद में देखेंगे। सेकंड, यहां पे ओके, अगर 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आप सारी सर्विसेज, या फिर वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगी, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट दे रहा है, रजिस्टर्ड को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज, और अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। चलो ओके, ये समझा क्या आपको? चलिए नेक्स्ट, यहां पे ओके, ये हमने देखा। अब आ जाओ आप कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन सर्विस में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कीप इन प्रायोरिटी सी। अगर यहां पे कोई ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब मैं अपने डेवलपमेंट राइट्स दे रहा हूं या एफएसआई दे रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, और वो प्रमोटर को दिया जा रहा है, मतलब बिल्डर को दिया जा रहा है, तो रिवर्स चार्ज में वो डेवलपमेंट राइट्स जो सर्विस है या एफएसआई दिया जा रहा है जो सर्विस है, और वो मैं प्रमोटर को दे रहा हूं तो रिवर्स चार्ज में प्रमोटर लायबल रहेगा। या लॉन्ग टर्म लीज होगी 30 साल के ऊपर, और मैंने अपने लैंड की लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दी होगी और प्रमोटर को दिया होगा तो रिवर्स चार्ज में प्रमोटर लायबल रहेगा। चलो ये हमने देखा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज में। नेक्स्ट आ जाओ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज में। इंश्योरेंस एजेंट, सुनना, इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, सर्विस बाय इंश्योरेंस एजेंट, देखो रिवर्स चार्ज सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट के केस में लगेगा, और वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन पे रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी, तो इंश्योरेंस कैरिंग द लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वो टैक्स देगी। चलो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं। ओके, यहां आप अपने खुद नहीं लिखना, आरसीएम लिखो, यहां पे आरसीएम सभी जगह जहां भी ऐसा टेबल दिखेगा आरसीएम आगे लिखो, इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और फॉरवर्ड चार्ज अगर आपके नोट्स में होगा तो ठीक, नहीं तो लिखना फॉरवर्ड चार्ज इफ एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड मतलब क्या, ओनली सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बाकी लोग भी सर्विस देते हैं, जैसे एक्चुअरी सर्विस देता है और अदर लोग सर्विस देते हैं, वो रिवर्स चार्ज में नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस रिवर्स चार्ज में। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट के पास लाइसेंस होना चाहिए एज एजेंट तो रिवर्स चार्ज है। अब बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करती है पर उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर इंश्योरेंस एजेंट के लाइसेंस नहीं है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। ओके, रिवर्स चार्ज तभी अप्लाई होगा जब इंश्योरेंस लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट ओके ये सर्विस दे रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। अगर बहुत से ऑनलाइन पोर्टल जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे होगे तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही जीएसटी पे करेंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट रिकवरी एजेंट। बहुत सारे बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं, क्योंकि लोन दिया जाता है, जब इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो रिकवरी की जाती है। तो रिकवरी एजेंट होगा, यहां पे सुनिएगा, रिकवरी एजेंट होगा तो वो केस में अगर किसी रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस दिया इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, इन अ टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टैक्स देगी। मतलब रिकवरी एजेंट क्या, इनको लोन रिकवर करके देता है, तो वो लोन रिकवर करके देता है तो कमीशन लेता है बैंक से, तो बैंक इसका टैक्स वो रिकवरी एजेंट नहीं देगा, बैंकिंग कंपनी देगी ना। उसके बाद में मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओके, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी मतलब क्या? ओके, एक कमेटी होती है ओवरसीइंग कमेटी जो आरबीआई को सर्विस देती है, तो ये मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस देती है, तो रिवर्स चार्ज में आरबीआई लायबल रहेगा। ओके, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद में इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी। अब ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं? जो बैंक के लोन प्रोडक्ट होते हैं, भाई ये लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, फिर होम लोन में भी अलग अलग टाइप है, इनको प्रमोट करने के लिए ध्यान से सुनना। ओके, यहां पे जो लोन है और उनको प्रमोट करने के लिए बैंक प्राइवेट एजेंट्स को अपॉइंट करती है कि हमारे लोन को प्रमोट करो, लोगों में लेके जाओ, हम आपको कमीशन देंगे। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा, पहली बात तो इंडिविजुअल होना चाहिए, बैंक का सेलिंग एजेंट होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और सर्विस किसको दे रहा है? बैंकिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है या एनबीएफसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी पे आएगा। चलो इसको एनालिसिस कर लेते हैं, यहां लिख देना आरसीएम इफ ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड, फॉरवर्ड चार्ज। ओके, फॉरवर्ड चार्ज if any of the condition not fulfilled। पहला देखो आरसीएम इज applicable only if service is supplied by individual DSA। ओके, देखो वो जो डीएसए होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए तो ये आरसीएम होगा। मतलब अगर वो डीएसए बॉडी कॉर्पोरेट होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। दूसरा, रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे रिसिपिएंट दूसरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या एनी अदर पर्सन होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, और रिसिपिएंट इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए तो रिवर्स, अगर वैसा नहीं हुआ तो फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर, ओके, टू बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होते हैं? ओके, जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं, सुनिए ध्यान से, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं वो ओनली लोन को प्रमोट करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर एक स्पेशल लाइसेंस होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, जो बैंक के सारे प्रोडक्ट को, सेविंग अकाउंट को, एफडी अकाउंट को, लोन अकाउंट को, या फिर बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर को देते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, सुनना, कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज बैंकिंग को है। अब देखो आप बैंक के केस में कितने रिवर्स चार्ज है और ये लर्न करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को देगा तो रिवर्स चार्ज है। रिकवरी एजेंट 3 लोगों को देगा, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, तो रिवर्स चार्ज है। लेकिन वही अगर आप इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखोगे तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ बैंकिंग और एनबीएफसी है तो रिवर्स चार्ज है। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। याद रखने में दिक्कत जाती है पर ऑप्शन नहीं है बेटा, याद करना ही पड़ेगा कि ये इसको सर्विस देगा तो रिवर्स। तो यहां 3 लोगों को रिवर्स चार्ज है, यहां 3 लोगों को रिवर्स चार्ज है, तो यहां 2 लोगों को ही है, बैंकिंग और एनबीएफसी। और तुम बिजनेस फैसिलिटेटर देखोगे तो यहां तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, ओके, बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है। ओके, तो ये हमने यहां पे देखा। चलो, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक पर्सन होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उसके एजेंट अगर ओके बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो वो केस में रिवर्स चार्ज है। तो देखो ये हमने कुछ रिवर्स चार्ज देखे यहां पे। अब आ जाओ कुछ और रिवर्स चार्ज फटाफट। ओके, स्पॉन्सरशिप सर्विस, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, स्पॉन्सरशिप सर्विस। अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है अगेंस्ट स्पॉन्सर्ड अमाउंट, जैसे दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि, तो पतंजलि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो न्यूज चैनल या वो
जिसमें कलर टीवी वगैरह जो सर्विस दे रहा है, स्पॉन्सरशिप उसको प्रमोट कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। पतंजलि स्पॉन्सर्ड अमाउंट दे रहा है, वो रिसिपिएंट है। तो एनी सर्विस, ओके सॉरी, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, प्रोवाइडर कोई भी हो, लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगा तो रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इन अ टैक्सेबल टेरिटरी टैक्स देगा। नाउ इसको कैसे पढ़ना, आरसीएम वहां लिख दो, आरसीएम इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, और फॉरवर्ड चार्ज इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। देखो ये रिवर्स चार्ज स्पॉन्सरशिप सर्विस को है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट? स्पॉन्सरशिप मतलब कोई इवेंट है, इवेंट को पैसा दिया गया और वो इवेंट में उस बंदे का उस बंदे के प्रोडक्ट स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसको स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, एक स्पेसिफिक इवेंट में उसको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड अमाउंट के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, तो वहां यहाँ पे रिवर्स चार्ज है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सर्विस का रिवर्स चार्ज नहीं। सप्लायर कोई भी रहे, सप्लायर इंडिविजुअल रहे, एचयूएफ रहे, कंपनी रहे, कोई भी रहे, आपको सप्लायर को नहीं देखना है, सप्लायर एनी पर्सन। ओके, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म होगा तो रिवर्स चार्ज। अगर सर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म नहीं है, स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ट्रस्ट है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा, और वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा। नेक्स्ट यहां पे डायरेक्टर, ओके नेक्स्ट यहां पे डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज। ओके, अपने ही कंपनी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज। यहां पे एक क्लैरिफिकेशन अच्छा है जो जरूर पढ़ के जाना, वो क्लैरिफिकेशन है कि अगर आपका टीडीएस इनकम टैक्स में, सुनना, अगर आपका टीडीएस इनकम टैक्स में एज अ सैलरी डिडक्ट हुआ होगा तो फिर वो जीएसटी में नहीं आता है, क्योंकि वो सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। समझ लो मैं डायरेक्टर हूं और मैं डायरेक्ट, मुझे कंपनी से रेम्युनरेशन मिल रहा है और मेरा टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 में एज अ सैलरी डिडक्ट हुआ है, तो अगर सेक्शन 192 में एज अ सैलरी डिडक्ट हुआ है तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे जीएसटी नहीं आएगा, नो फॉरवर्ड चार्ज, नो रिवर्स चार्ज। लेकिन वो डायरेक्टर को जो कंपनी से पैसा मिला है उसका टीडीएस सेक्शन 194J में डिडक्ट हुआ है एज अ प्रोफेशनल सर्विस, तो फिर ओके वो सर्विस मानी जाएगी और वो रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कंपनी देगी, रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कंपनी देगी। तो वो क्लैरिफिकेशन अच्छा है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में ओके यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज। अब सिक्योरिटी सर्विसेज देखो क्या है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, ओके एनी पर्सन, सप्लायर कौन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो यहां पे देखो, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जिसमें पर्सन दिए गए, मतलब वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, ओके ये सर्विस दिया, पर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी सिक्योरिटी सर्विस दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन कंपनी छोड़ के कोई भी सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है जिसमें वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड वगैरह दिया, तो वो केस में फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज आएगा। सर्विस लेने वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रिवर्स चार्ज, उसमें भी अगर गवर्नमेंट होगा, रजिस्टर्ड पर्सन में अगर लेने वाला गवर्नमेंट होगा और वो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। या फिर कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन डीलर है सर्विस लेने वाला, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ओके, तो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है रिवर्स चार्ज लगेगा। तो चलो, आरसीएम इफ ऑल कंडीशन, ये टेबल बड़ा अच्छा है, आरसीएम इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला, ओके सर्विस इज सप्लाइड ओनली बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी मतलब अगर आपकी पर्सन नहीं दिए जा रहे, जैसे डॉग स्निपर सिक्योरिटी दी जा रही है, सीसीटीवी सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी जिसमें पर्सन नहीं है, ओके तो फिर वहां रिवर्स चार्ज नहीं है। वही सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सन दिए जा रहे हैं तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। सेकंड, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए तो ही रिवर्स चार्ज। अगर सप्लायर सर कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी होना चाहिए, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, यानी सिक्योरिटी सर्विस मैंने किसी घर पे दी, अनरजिस्टर्ड को दी तो फॉरवर्ड चार्ज। ओके, और रिसिपिएंट गवर्नमेंट होगा जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो फिर वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। या हमारा रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है पर कंपोजिशन स्कीम में है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। चलिए, ये हमने देखा। ओके, यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड। उसके बाद में मैं ये ले लेता हूं कॉपीराइट सर्विसेज। अब देखो, कॉपीराइट सर्विसेज में दो है, एक है कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क, और
अगर आपका कॉपीराइट ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क का होगा, ओके, सप्लायर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होगा, और टू म्यूजिक कंपनी दिया होगा, तो रिवर चार्ज में जो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर है उसके ऊपर रिवर चार्ज आएगा। तो आरसीएम इफ ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, आपने खुद नहीं लिख देना, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला, सर्विस कॉपीराइट सर्विस होनी चाहिए रिलेटिंग टू ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट होना चाहिए। सप्लायर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होना चाहिए। रिसिपिएंट म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर होना चाहिए, और म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ये चारों कंडीशन फुलफिल होती तो रिवर्स, एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड, एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड। और सेकंड कॉपीराइट जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी वर्क। दूसरा है कॉपीराइट जिसमें बुक बनाई जाती है, लिटरेरी वर्क है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, बाय एन ऑथर टू पब्लिशर। जैसे मैंने कोई आईडीटी पे बुक लिखा, जीएसटी पे बुक लिखा और पब्लिशर को उसके कॉपीराइट्स दिए, या चेतन भगत है कोई बुक लिख रहा है, पब्लिशर को उसके कॉपीराइट्स दिए। अगर किसी ऑथर ने पब्लिशर को कॉपीराइट दिए होंगे तो वो केस में उसका टैक्स पब्लिशर देगा, उसका टैक्स यहां पे पब्लिशर देगा। लेकिन ये वाले कॉपीराइट पे जो ऑथर टू पब्लिशर है, इसमें फॉरवर्ड चार्ज का भी ऑप्शन दिया है। फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है मतलब क्या, मतलब ओके, ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल अ डिक्लेरेशन टू द कमिश्नर दैट वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने के लिए रेडी है, तो ऐसे केस में रिवर चार्ज के बजाय फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ऐसे केस में रिवर चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो बेटा ओके, पूरे डिस्कशन में ध्यान सुनना, पूरे डिस्कशन में तीन ही ऐसी सर्विसेज है जो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकती है, और फॉरवर्ड चार्ज में आने के फायदे हैं। फॉरवर्ड चार्ज में अगर आ गए तो आपको आईटीसी मिल जाता है, अगर आपकी सर्विस रिवर चार्ज में तो आईटीसी नहीं मिलता है। तीन कौन सी सर्विस है जो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकती है? जीटीए, पहला है जीटीए, दूसरा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वहां 12% में आप फॉरवर्ड चार्ज में ले सकते हो, और तीसरा कॉपीराइट ऑफ ऑथर, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है। ये तीन सर्विस के अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगी, बाकी कोई भी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगी। समझ में आया क्या? मतलब रिवर चार्ज ही लगेगा और सप्लायर का आईटीसी जाएगा, सप्लायर का आईटीसी जाएगा। बस तीन ही सर्विस के ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज में आने के। कॉपीराइट सर्विसेज ये अच्छे से पढ़ के जाना। अब रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बॉस मैंने ये जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, मैंने यहां पे ओके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक मिनट, हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अमेंडमेंट जरूर देखना, इसके ऊपर 110% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप अमेंडमेंट देखो, मैंने लगभग यहां पे 35 मिनट्स इसके ऊपर डिस्कशन किया है उस प्रॉब्लम के साथ, इसलिए अमेंडमेंट जरूर देख के जाना। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और अमेंडमेंट जरूर देखो, मैं पहले ही कह रहा हूं। ओके देखो, पहले एक एग्जम्पशन था, और वो एग्जम्पशन ये था कि अगर किसी ने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दिया, मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर, हाउस, बंगलो वगैरह जो रहने लायक घर है, और वो रेंट पे दिया, ओके किसी को भी दिया तो एग्जाम था, लेकिन अब एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब उन्होंने क्लियर लिख दिया कि अगर वो रजिस्टर्ड को दिया होगा तो टैक्स आएगा। यानी आपने अपना घर कोई कंपनी को दिया, ओके डायरेक्टर के गेस्ट हाउस के लिए, एम्प्लॉय क्वार्टर के लिए, पर रजिस्टर्ड को दिया होगा तो जीएसटी आएगा। हाँ, अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो एग्जम्प्ट है 100। ओके यहां पे सुनो, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्स आएगा। और अगर आपने रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज में टैक्स आएगा, मतलब उसका टैक्स जो है ओके रिवर चार्ज में रिसिपिएंट देगा। जैसे मेरे 2 फ्लैट है और मैंने 2 फ्लैट कंपनी को दे दिए रेंट पे, ड्वेलिंग है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, फ्लैट है, और कंपनी को रेंट पे दे दिया गेस्ट हाउस करके, तो मैं बिलिंग कंपनी के नाम का कर रहा हूं। अगर मैं बिलिंग कंपनी के नाम का कर रहा हूं तो रिवर चार्ज में वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, अनरजिस्टर्ड को दिया फॉर रेसिडेंस तो एग्जम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड को दिया फॉर रेसिडेंस तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर मैंने रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज में टैक्स आएगा। और लास्ट लेंडिंग, ओके सॉरी लास्ट नहीं, ओके ये जो था यहां पे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय लेंडर टू बोरोवर। हाँ,
लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय लेंडर टू बोरोवर, ओके, तो रिवर्स चार्ज में यहाँ पे जो है ओके बोरोवर पे टैक्स आएगा। बहुत सी बार सिक्योरिटीज लेंडिंग होती है, तो सिक्योरिटीज लेंडिंग होती है तो वो केस में यहाँ पे उसका जो भी प्रीमियम मिलता है सिक्योरिटीज लेंडिंग का, तो उसका टैक्स लेंडर पे नहीं बोरोवर पे रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपके? चलिए बेटा, तो हमने आरसीएम, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर मैक्सिमम थिंग्स इन आरसीएम, और यहाँ मैंने ओके पूरा डिस्कशन किया, जो जो इंपॉर्टेंट थे बहुत अच्छे से ओके आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी 10 मिनट में डाल दूंगा। ओके, आप 10 मिनट बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैं अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट इसमें डाल देता हूं। डन? ठीक है। और इस अटेम्प्ट उसमें वो प्लेलिस्ट में पुरानी भी है, पुरानी आपको देखना होगा देख लेना, पर मई 23 के लिए जो अमेंडमेंट्स है वो जरूर देख के जाना है। ठीक है। और अमेंडमेंट की नोट्स कहां से मिलेगी? तो जो अमेंडमेंट वीडियो आप प्ले करोगे उस अमेंडमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी यहाँ पे नोट्स दी गई है। ओके, उसकी लिस्ट दी गई है। दूसरी बात, ओके, अगर आपको एक सवाल है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप जरूर दीजिएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको ओके मैं तैयार कर रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर आज नहीं, मैं कल डाल दूंगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, मैं पर आपको एक बात कह दूंगा, आपके पास अगर मेरा क्वेश्चनर है, मेरे वेट ही मत करना, वेट करने में टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, और मुझे जैसा टाइम जितना अवेलेबल होता है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। जो यहाँ पे आरटीपी क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में कह दूं तो अगर आपके पास मेरा क्वेश्चनर होगा तो आरटीपी क्वेश्चन और एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने सेपरेट दिए है, बस वो अच्छे से करके जाना, मैं कहता हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डन? चलिए, तो ये सेशन हम यहां रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, सेशन सारे लाइव नहीं होंगे, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वो रिकॉर्डेड सेशन हो गए। ओके, कुछ सेशन लाइव हो गए, कुछ सेशंस रिकॉर्डेड हो गए, ये ब्लेंडेड है बेटा। ठीक है, पर मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। डन? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टुमारो एट मॉर्निंग टाइम। ओके, थैंक यू।